पेडागोजी अक्रॉस द कैरिकुलम, ICT एंड एक्शन रिसर्च, पेपर 3, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 22। आज करेंगे हम क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है, अध्यापक शैक्षणिक अभ्यास तथा बालक केंद्रित अधिगम का आलोचनात्मक अवलोकन कीजिए। ये वाला आज हमने पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक केंद्रित शिक्षण का परिचय दीजिए तथा चौक बोर्ड एवं टीचर वार्ता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, एक तो चाइल्ड सेंटर टीचिंग बतानी है आपको, और चौक बोर्ड और टीचर टॉक्स का ये बताना है आपको, टीचर टॉक क्या होती है। सबसे पहले तो देखिए आप, टीचर सेंटर्ड टीचिंग। टीचर सेंटर्ड कौन सी होती है भाई, जिसमें सारा काम टीचर अपनी मर्जी से करता है, अपनी मर्जी से आपको पढ़ाता है, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस करवाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वह अपने अकॉर्डिंग मेथड चूज करता है, बच्चों को नहीं देखता, वह टीचर सेंटर्ड टीचिंग कहलाती है। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जितनी भी एक्टिविटीज करवाई जाती है, और जितने भी नॉलेज स्किल्स होती है या एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वो सारे टीचर अपने अकॉर्डिंग करवाता है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड टीचिंग में अध्यापक ही इंस्ट्रक्शनल की योजना तैयार करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन देने उनकी प्लानिंग भी क्या करता है, टीचर करता है, उसे कैसे लागू करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करवानी है, ये सारी की सारी चीजें कौन करता है भाई, टीचर। अध्यापक केंद्रित शिक्षण एक अपरिवर्तनशील स्थिति को जन्म देता है, यानी कि जो आपके टीचर सेंटर्ड जो होती है, वह सिचुएशन आपकी अपरिवर्तनशील होती है। इससे विद्यार्थियों की स्वतंत्रता और सृजन शक्ति अविकसित ही रह जाती है। इसमें क्या है, सारा काम टीचर अपने अकॉर्डिंग कराता है, तो जो स्टूडेंट है उनकी जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा, टीचर जो पढ़ा रहा है वह बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी टीचर सेंटर्ड टीचिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है चौक बोर्ड क्या होता है। ठीक है, जिसको आप ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट भी बोलते हो, और टीचर टॉक, इन दो बातों के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया? यस मैम। देखिए अब ब्लैक बोर्ड क्या होता है भाई। ब्लैक बोर्ड आपने सबने देखा है आपके क्लासरूम में, एक या तो पहले तो क्या था, दीवार के ऊपर पेंट कर दिया जाता था, अब तो क्या है, लगा दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। टीचर सेंटर्ड टीचिंग में इसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लगातार इसका प्रयोग करता है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होता है वह ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता है। ब्लैक बोर्ड के साथ सफेद रंग के चौक का महत्व भी उतना ही है। ठीक है, अब देखते हैं हम ब्लैक बोर्ड का क्या महत्व है। ब्लैक बोर्ड के बारे में आप लिख सकते हो कि क्लासरूम में दीवार के ऊपर या तो ब्लैक पेंट कर रखा होता है, या फिर ग्रीन या ब्लैक कलर का एक ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट लगा रखा होता है। ठीक है, और जो टीचर सेंटर्ड से टीचिंग है आपकी, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके क्या क्या महत्व हैं भाई, आपके ब्लैक बोर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी क्लास में। एक तो स्टूडेंट्स का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करने में श्यामपट्ट का बहुत ही महत्व है। इस पर लिखकर समझाना आसान होता है, और छात्रों को पाठ समझने में कठिनाई नहीं होती। इसमें क्या बताया गया है भाई, विद्यार्थी स्टूडेंट को क्या है, ध्यान से पाठ पढ़ने की ओर उनका क्या है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब देखो बच्चे, अगर हम बोल के पढ़ा रहे तो एक आधा बच्चा ना भी ध्यान दे, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे वही बात है, अगर पढ़ने की तरफ ना भी ध्यान होगा तो भी एक बार जरूर देखेंगे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ। ठीक है, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, टीचर का सबसे बड़ा सहारा है। ब्लैक बोर्ड का जितना अधिक प्रयोग करते हैं वह उतना ही अधिक सक्सेस होता है। टीचर द्वारा लगातार बोलने से छोटे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो ऐसी सिचुएशन में ब्लैक बोर्ड टीचर की मदद करता है। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक छात्रों के सामने लिखता है, जिसका प्रभाव अन्य चीजों की अपेक्षा अधिक पड़ता है। अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है आते ही, तो बच्चे उसकी तरफ देखकर ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। टीचर को अन्य फैक्टर्स के न मिलने में कठिनाई आ सकती है, परंतु ब्लैक बोर्ड आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हर एक क्लासरूम में होता है। बाकी हो सकता है प्रोजेक्टर लगने में समय लग जाए आपका, या फिर
और किसी स्मार्ट वे में पढ़ाना है, उसमें टाइम लग जाए, उसकी जगह ब्लैक बोर्ड ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, टीचर पर लिखने से, ब्लैक बोर्ड पर लिखने से टीचर को कुछ आराम भी मिलता है, क्योंकि पूरे क्लास में बोलकर पढ़ाने से टीचर को थकावट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लैक बोर्ड के प्रयोग से इस प्रकार की थकावट नहीं होती है। एक तो क्या, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते तो लगातार कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है। ठीक है, छात्रों को किसी भी विषय का पूर्ण व सही ज्ञान देने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट में लिखने के लिए केवल चौक का ही खर्चा होता है, इसलिए यह बहुत सस्ता साधन होता है और ब्लैक बोर्ड को टीचिंग के लिए इफेक्टिव फैक्टर्स माना जाता है। तो ये थे आपके ब्लैक बोर्ड के इम्पोर्टेंस। क्या क्या इम्पोर्टेंस है, बच्चों का क्या है, पढ़ाई की तरफ ध्यान केंद्रित करता है, टीचर के लिए बड़ा सहारा है। ठीक है, छोटे बच्चे लगातार बोलते रहने से क्या है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो इसलिए उनका ब्लैक बोर्ड उनकी मदद करता है। शिक्षक छात्रों के सामने लिखता है, जिसका प्रभाव अन्य चीज़ों की अपेक्षा अधिक पड़ता है। एक बात बताई, अन्य साधनों के मिलने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो आपका ब्लैक बोर्ड है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। लगातार क्लास में बोलते रहते तो टीचर थक जाता है, तो जब टीचर क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है तो उसकी थकावट भी दूर हो जाती है। पाठ को सुनने के साथ साथ जब उसे लिखा हुआ भी देखा जाता है तो जल्दी समझ में आ जाता है। यह श्यामपट्ट के द्वारा ही संभव हो सकता है। छात्रों को किसी भी विषय का पूर्ण व सही ज्ञान देने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। चौक का खर्चा कम होता है। ठीक है, और ये क्या है, एक इफेक्टिव टूल माना जाता है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, उसके बाद है इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं ब्लैक बोर्ड के। एक तो ब्लैक बोर्ड के द्वारा जो भी आपके डिफिकल्ट वर्ड है उनको स्पष्ट किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है बोलने में भी बच्चे, हम क्लास में बोल रहे हैं और बच्चा तब भी गलत लिखता है, तो क्या है, अगर हम उन जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख ले देते हैं तो इसे बच्चा आसानी से समझ जाता है। आगे, छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, ये भी बात सही है, पहले पढ़ा था हमने, ब्लैक बोर्ड बच्चों के लेख को सुधारता है। ठीक है, जितना आप ब्लैक बोर्ड पे लिखवाओगे बच्चों से या खुद लिखोगे तो आपकी राइटिंग उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। यह टीचिंग कार्य में परिवर्तन लाता है, यानी कि आपकी जो टीचिंग है उसको और परफेक्ट बनाता है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, तो ये थे आपके ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य। तो आपका 3 चीजें इसमें पूछी गई थी। टीचर सेंटर्ड टीचिंग क्या होती है, दूसरा पूछा था ब्लैक बोर्ड क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हो गया, और तीसरा इसने पूछा है टीचर टॉक क्या होती है। ठीक है, अध्यापक से वार्ता। तो टीचर टॉक का अभिप्राय, टीचर जब टीचिंग करता है तो उसके दौरान बीच में जो बातचीत करता है उसको क्या बोला जाता है, टीचर टॉक बोला जाता है। फ्लैंडर्स के अकॉर्डिंग टीचर टॉक का स्टूडेंट पर 2 प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एक तो होता है डायरेक्ट इफेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट इफेक्ट में क्या है, व्याख्यान देना, लेक्चर देना, गाइडलाइंस देना और क्रिटिसाइज करना। डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ता है, टीचर क्या क्या कर सकता है, एक तो आपको लेक्चर देता है, लेक्चर मेथड के दौरान आपसे बातचीत करता है, आपको पढ़ाता है। दूसरा, आप लोगों को गाइडलाइंस देता है। ठीक है, टीचर टॉक बोलकर ही देता है गाइडलाइंस भी, और क्रिटिसाइज भी करता है टीचर क्लास में बच्चों को। ठीक है, कि भाई आप क्यों नहीं पढ़ते, कि कक्षा से निकल जाओ, क्या और क्यों इसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिसाइज करना। इनडायरेक्ट प्रभाव क्या पड़ता है टीचर टॉक का, भावनाओं को स्वीकार करना, प्रशंसा व प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करना और उनका प्रयोग करना, और फोर्थ है प्रश्न पूछना। इनडायरेक्ट इफेक्ट में सबसे पहले बात आती है भावनाओं को स्वीकार करना। ठीक है, भावनाओं को स्वीकार करना। अध्यापक छात्रों की सभी जितनी भी फीलिंग्स हैं उनका सम्मान करता है और इन फीलिंग्स को स्पष्ट करते हुए उनके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है। और आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें विद्यार्थियों द्वारा भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए उन्हें दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को इनके प्रदर्शन का अधिकार है कि बच्चे की क्या फीलिंग है ये भी टीचर को सुननी चाहिए। ठीक है, टीचर टॉक के दौरान। आगे, प्रशंसा करना व प्रोत्साहित करना, बच्चे की क्या है, हमें बच्चे का प्रेज करना चाहिए और उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए। आगे बताया है विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करना और उनका उपयोग करना। अगर क्लास में कोई बच्चा आपको अच्छा सुझाव देता है तो टीचर को उस सुझाव को भी स्वीकार करना चाहिए और बच्चे के विचारों का मान सम्मान करना चाहिए। आगे है प्रश्न पूछना। इस वर्ग में क्या है, क्वेश्चन पूछना शामिल होता है।
टीचर स्टूडेंट से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन डिफरेंट प्रकार के होते हैं और वे सभी पर्सन होते हैं जिनके लिए टिप्पणी की बजाय उत्तरों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है आपके टीचर टॉक में। टीचर टॉक क्या होती है? जब टीचर स्टूडेंट के साथ टीचिंग के दौरान बातचीत करता है तो वह टीचर टॉक कहलाता है। दो प्रभाव पड़ते हैं इसके, डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट में लेक्चर देना, टीचर क्या है लेक्चर दे रहा है, वो भी बोलकर दे रहा है, ठीक है, और बीच बीच में आपसे बातें भी कर रहा है। गाइडलाइंस देना, गाइडलाइंस देता है तब भी आपसे बीच बीच में टीचर टॉक करता है, ठीक है। आलोचना करना, क्रिटिसाइज कर रहा है तब भी टीचर आपसे बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट प्रभाव में क्या था? फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है। दूसरा क्या है? बच्चे की प्रशंसा करना और उसको मोटिवेट करना। तीसरा है स्टूडेंट्स के जितने भी विचार हैं उनको स्वीकार करना और उनका उपयोग करना। और लास्ट में है क्वेश्चन पूछना। तो टीचर टॉक के दौरान आपसे क्वेश्चन भी पूछे सकता है। आ गया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है। सानिया, पता लग गया कौन सा पढ़ रहे हैं हम? हिंदी मीडियम में पेज नंबर 23। अगला क्वेश्चन है टीचर सेंटर्ड टीचिंग में लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का परिचय दीजिए। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इन दोनों के बारे में आपको पता है। देखो भाई, हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, अगर हम प्राचीन समय में हिस्ट्री में जाएं तो भी लेक्चर मेथड ही चलता था, ठीक है। ऋषि मुनियों के टाइम पे भी जो शिक्षा दी जाती थी उसमें लेक्चर मेथड ही चलता था। अपने शिष्यों को बिठाकर उन्हें क्या दिया जाता था? प्रवचन दिया जाता था, ठीक है। तो ये तब से आ रही है और आज तक भी क्या है चल रही है कि टीचर क्या है लेक्चर मेथड से आपको पढ़ा रहा है। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है? लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं? देखो भाई, लेक्चर मेथड क्या है? एक बहुत ही अत्यंत सरल, सहज और कम खर्चीली, लेक्चर ही तो देना है टीचर को और क्या करना है, ठीक है। तो ये क्या है? एक बिल्कुल ही आसान, सहज और कम खर्चीली है। इसमें टीचर और स्टूडेंट के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती। इससे बालकों में तर्क और वाद विवाद करने की क्षमता का विकास होता है। इसके द्वारा कम समय और कम शक्ति में अधिक से अधिक बालकों को ज्ञान दिया जा सकता है। यह विषय वस्तु का व्यापक और विस्तृत रूप प्रस्तुत कर उसे अधिक बोधगम्य बनाता है। इसके द्वारा टीचिंग के ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति सुविधा पूर्वक हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है भाई? लेक्चर मेथड की एक तो सरल विधि है, सहज है, ठीक है, आसानी से हो सकती है और खर्चीली भी नहीं है क्योंकि टीचर को लेक्चर ही देना है। इसमें क्या खर्चा लगना, उसको बोलना ही है, ठीक है। बच्चे क्या है, बालकों में तर्क और वाद विवाद करने की क्षमता भी डेवलप होती है। कम समय में कम शक्ति से अधिक बालकों को ज्ञान दिया जा सकता है। कि लेक्चर क्या है, क्लास में 2 बच्चे बैठ जाओ या 20 बच्चे बैठ जाओ, लेक्चर तो सेम ही देना है टीचर ने। ये क्या है? कंटेंट का व्यापक और विस्तृत रूप प्रस्तुत कर सके, उसे अधिक बोधगम्य बनाता है। इसके द्वारा टीचिंग के ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति, यानी कि जो हमारा जो टीचिंग है उसका जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है उसको इजीली क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताए गए हैं आपके टीचिंग लेक्चर मेथड की मेरिट्स या उसके लाभ या गुण आप बोल सकते हो। आगे लेक्चर मेथड की क्या क्या डीमेरिट है? एक तो क्या होता है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इसमें बच्चे तो बोल ही नहीं रहे, सारा समय तो टीचर ही बोलता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टीचर तो एक्टिव रहता है और लेकिन स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहते, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। लेक्चर मेथड में टीचर तो एक्टिव रह रहा है, बोल रहा है जब से, लेकिन बच्चे क्या है, एक्टिव नहीं रहते। यह स्किल्स विषय के व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल देता है, यानी कि ये जो स्किल्स है ये बिहेवियर की बजाय थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर
ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है भाई, यानी कि जो लेक्चर मेथड है ये बिहेवियर की बजाय थ्योरेटिकल की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। आगे अधिक से अधिक इसमें क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। जो छात्र है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। यह छात्रों को स्वयं चिंतन में पढ़ने के लिए विवश नहीं करता, छात्र अध्यापक पर पूर्णतः निर्भर रहता है। इसका प्रयोग पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के लिए पूर्णतः अनुचित है। इसके द्वारा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति दुष्कर है। इसके शिक्षण की अपेक्षा छात्रों को किसी एक विषय में विभिन्न सूचनाएं देने मात्र का साधन माना जा सकता है। छात्र समझ रहे हैं अथवा नहीं, इसका निर्णय नहीं हो पाता। यानी कि ये जो क्या है हमारा लेक्चर मेथड की, एक तो क्या है, पहला बात तो वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि पूरी क्लास में टीचर ही बोलता रहता है। 40 मिनट का लेक्चर है तो उसमें से 35 मिनट टीचर ही बोलता रहा। दूसरा क्या है, ये थ्योरेटिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देता। तीसरी बात बताई है, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान इसमें रखा जाता है। छात्रों को स्वयं चिंतन में पढ़ने की विवश नहीं किया जाता, छात्र अध्यापक पूर्णतः निर्भर रहते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी लेवल पे है या प्री प्राइमरी लेवल पे ये मेथड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर हमें बच्चे को कोई स्किल सिखाने के उद्देश्य से हम लेक्चर दे रहे हैं तो भी ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज चलती है। इसको क्या है, लेक्चर मेथड को एक इंफॉर्मेशन देने का साधन माना जाता है। आगे है भाई, शिक्षण में व्याख्यान विधि का विकास होगा, यह विधि अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें क्या क्या है, अगर हमें लेक्चर मेथड को सही बेटर बनाना है तो पहले से क्या है, प्री प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। लेक्चर को आकर्षक, रुचिकर और प्रेरणास्पद बनाना होगा। लेक्चर में सरल भाषा और कक्षा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा। इसके बातचीत में विषय स्पष्ट करने के लिए ब्लैक बोर्ड तथा विविध दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अध्यापक की वाणी व्याख्यान के भाव के अनुसार तीव्र तथा मंद होनी चाहिए। व्याख्यान के मध्य में छात्रों को सक्रिय रहने के लिए प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें इसने इसमें दे रखी है। तो लेक्चर मेथड का समझ में आया कुछ? यस मैम। आगे देखो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। बताओ मुझे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? मैम इसमें टीचर जो है वो करके दिखाता है चीजों को, पहले टीचर करता है फिर स्टूडेंट उसको रिपीट करता है, फिर उससे वो सीखता है कुछ। हाँ जी, जैसे आप देखते हो साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट आपसे क्लास में करवाए जाते हैं वो सारे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा करवाए जाते हैं, क्योंकि टीचर पहले खुद करके दिखाता है फिर आप लोगों को करने के लिए वो काम देता है, वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब सीधा हम इसकी उपयोगिता पे आते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। ये क्या है, आपका प्रैक्टिकल टीचिंग कराना इसके जरिए संभव है, यानी कि जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज होएगा। आपका क्या है, इस विधि में जो हमारा कॉग्निटिव और जो हमारे साइकोमोटर उद्देश्य है उसकी प्राप्ति संभव हो जाती है। छात्रों का ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर बच्चे क्या है, ऑब्जर्वेशन करना सीखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब मान लीजिए साइंस में कोई केमिकल वगैरह एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे। सीखा हुआ ज्ञान क्या है, परमानेंट रहता है। टीचर अधिक इफेक्टिव होता है इसमें, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं। यह विधि जो नॉर्मल छात्र है उनके लिए भी उपयोगी है। प्रदर्शन करते समय परिचर्चा के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का यथासंभव निराकरण हो जाता है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन करते समय छात्रों की कठिनाइयों, यानी कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई और वो टीचर ने आपको करके दिखा दी तो आप उसको आसानी से समझ जाते हो। ठीक है, ये छात्रों की क्या है, क्यूरियोसिटी उत्पन्न करता है कि पता नहीं आज क्या एक्सपेरिमेंट कराएगी मैडम या सर। ठीक है, यह बच्चों से डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रदान करने में सहायक है। अगर आपने एक तो चाय बनाना आप यूट्यूब से देखो या फिर आप खुद करके देखो, तो जो खुद करके देखते हो वो क्या कहलाता है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन।
इसमें जिन प्रक्रियाओं की व्याख्या द्वारा स्पष्ट करना कठिन होता है उन्हें प्रदर्शन द्वारा भलीभांति समझाया जा सकता है। जिसको लेक्चर मेथड से समझाना कठिन है उसको हम किससे समझा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से समझा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए, किसी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए वांछित मानक स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो प्रदर्शन द्वारा किसी वस्तु या निर्माण करने के लिए, किसी प्रकार की संपन्न करने के लिए वांछित स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं। तो ये था आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के उपयोग। अब इसके क्या है भाई, हानियाँ क्या क्या है। हानियाँ तो क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन कुशल शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन करते समय उन्हीं कंडीशंस को स्वाभाविक रूप से बताया जाना चाहिए जो सिचुएशन में आगे छात्रों को कार्य करना है। टीचिंग द्वारा प्रदर्शन, शिक्षा द्वारा प्रदर्शन से पूर्व आगे की और गतिविधियां पूर्व से क्रमबद्ध ढंग से नियोजित कर लेनी चाहिए। देखो भाई, डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले एक तो टीचर को खुद उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी डेमोन्स्ट्रेशन कराए। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि शिक्षा के डेमोन्स्ट्रेशन से पूर्व आगे की जाने वाली एक्टिविटी पहले से क्रमबद्ध ढंग से नियोजित कर लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब हम प्रदर्शन एक्सपेरिमेंट मेथड अपनाते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, वो प्रिकॉशंस यहाँ पर दे रखे हैं। आगे है, डेमोन्स्ट्रेशन के अंत में छात्रों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए और उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के मध्य में महत्वपूर्ण बिंदु को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन करते समय छात्रों को एक्टिव रहने के लिए एक्सपेरिमेंट कार्य करवाए जाने चाहिए। यदि एक बार प्रयोग करने पर भी छात्र वांछित कौशलता प्राप्त नहीं करता है तो उनसे दोबारा प्रयोग करवाया चाहिए। आगे है, प्रदर्शन करते समय छात्रों को सक्रिय रखने के लिए प्रैक्टिकल कार्य करवाए जाते हैं। बच्चों को एक्टिव रखने के लिए प्रैक्टिकल काम करवाए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से। आगे है, डेमोन्स्ट्रेशन कक्ष में छात्रों की व्यवस्था समुचित है ताकि छात्र प्रदर्शन को भली भांति देख सके और डेमोन्स्ट्रेशन ऊंची अथवा छात्रों के बैठने की व्यवस्था अर्धगोलाकार होनी चाहिए। उसके बाद है, टीचर के अच्छे प्रदर्शन हेतु पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए कि टीचर अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करे। इसके लिए टीचर को पहले से एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। टीचर की गति बहुत तीव्र नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसी स्पीड नहीं बांधनी है कि हमारे बच्चों को कुछ समझ में ना आए, और ना ही बिल्कुल धीरे करना है। ऐसे करना है जिसमें ऑलमोस्ट बच्चों को क्या है, समझ में आ जाए। आगे है, डेमोन्स्ट्रेशन को अनावश्यक रूप से जटिल नहीं बनाना चाहिए। अपने डेमोन्स्ट्रेशन की सफलता और मूल्यांकन छात्रों से बीचों बीच में अपने प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इनके डेमोन्स्ट्रेशन तभी सक्सेस हो सकता है जब इवैल्यूएशन में हम बार बार बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये थी हमारी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ध्यान रखने योग्य पॉइंट्स। आगे है, डेमोन्स्ट्रेशन हेतु सामग्री का चयन, कि जब भी हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन हेतु शिक्षण सामग्री का चयन छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए और जो प्रेरणास्पद भी हो। आगे, डेमोन्स्ट्रेशन की जाने वाली वस्तु से सीधा संबंध होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट की जाने वाली जितना भी मटेरियल है आसानी से प्राप्त होना चाहिए और अध्यापक को उस विशिष्ट सामग्री की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आगे है भाई, ये तो थे इसके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का चयन करने में कौन कौन से काम होते हैं। आगे है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की लिमिटेशंस। अब है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं जो हैं, डेमोन्स्ट्रेशन छात्रों में अनुकरण करने की आदत का विकास करता है और पश्चाता है। ठीक है, इसमें क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन छात्रों में इमिटेट करने की आदत को डेवलप करता है कि भाई हमने आज करके देखा, आज हमने करके देखा तो कल आप इसको करके देखोगे।
डे, ठीक है। केवल डेमोन्स्ट्रेशन से छात्रों में कुशलता का विकास संभव नहीं है, छात्रों द्वारा भी प्रयोग किया जाने वाला अपेक्षित है। प्राय यथासंभव के कारण प्रदर्शन इतनी शीघ्रता से नहीं किया जाता है कि उसके विभिन्न सोपानों को साधारण छात्र ग्रहण नहीं कर पाते। जब किसी एक टीचिंग पार्ट के बहुत से प्रदर्शन करते हों तो छात्रों के लिए ठीक है। तो ये थी आपकी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की लिमिटेशंस। तो क्या क्या बताया गया है भाई? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है करके सीखना या बच्चे को दिखाकर फिर सिखाना। फिर इसकी कुछ उपयोगिताएं दी गई थी, फिर इसकी हानियां दी गई थी और फिर इसके लाभ दिए गए थे। क्लियर? यस मैम। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। डेमोन्स्ट्रेशन भी आपने पढ़ रखा है पहले। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है। अगला क्या है आपका? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कौन सी होती है? बताओ। बताओ भाई, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। मैम चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग वो होती है जो स्टूडेंट को देखकर प्रिपेयर किया गया होता है करिकुलम, उनके उनके अकॉर्डिंग ही टीचर उनको पढ़ाता है कि उनको क्या चीज समझानी है, हमें क्या चीज नहीं, और किस वे में समझानी है कि वो जल्दी समझ जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी दिया करो भाई जवाब। रितु, सानिया और नेहा, पता तो है ही बेटा आप लोगों को सबको। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है? जैसे टीचर सेंटर्ड में सारे के सारे इंस्ट्रक्शन क्या करना क्या नहीं करना वो सारा टीचर अपने अकॉर्डिंग करता था। अब टीचर ये जितने भी इंस्ट्रक्शन बनाता है, जितनी भी प्लानिंग करता है टीचिंग के लिए, वो सारी बच्चों को ध्यान में रख के करता है। अब हमारी क्लास में क्या है, एक जैसे बच्चे तो है नहीं, सारे बच्चे क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है हर एक बंदे के बीच में। ठीक है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्लास में, कोई नॉर्मल बच्चा है और कोई बिल्कुल ही जड़ बुद्धि का बच्चा है जिसको कुछ समझ में नहीं आता। तो टीचर को क्या है, सबको बराबर लेके चलना होता है। और इस बराबर को लेके चलने के लिए कौन सी अप्रोच अपनाता है टीचर? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का यूज करता है, जिसमें वह बच्चों की कैपेसिटी को देखकर, उनकी समझने की शक्ति को देखकर उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों का काम कराता है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कहलाता है। इस मेथड में स्टूडेंट ये मानकर चलते हैं कि अपनी लर्निंग की प्राप्ति के लिए वे स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल है। इसमें बच्चे ये मान के चलते हैं अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझे समझ में नहीं आया तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है। हम आपका ध्यान इस प्रणाली में मुख्य बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। ठीक है, तो उसको क्या है, अलग अलग लेवल्स की इसमें क्या होता है, विद्यार्थी कंट्रोल लर्निंग में शामिल जो टेक्निक होती है वे भी अलग अलग लेवल की होती है। जैसे कंप्यूटर द्वारा शिक्षा प्रदान करना, आगे क्या है, बच्चे की सेल्फ लर्निंग या व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत शामिल की गई है। यानी कि कुछ बच्चों को तो क्या है, प्रोजेक्टर से जल्दी समझ में आता है तो वो तरीका अपना सकता है टीचर, या फिर कुछ बच्चों को क्या है, कंप्यूटर के जरिए, प्रोजेक्टर के जरिए, इनसे तो आसान लगता ही है। कुछ बच्चों को क्या है, प्रदर्शन मेथड द्वारा। तो टीचर इसमें क्या करेगा, मिक्स स्ट्रेटजी अपनाएगा बच्चे को देख कर कि टीचर ये डिसाइड करेगा कि उसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना है, लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, या फिर फील्ड ट्रिप के जरिए, या फिर प्रोजेक्टर से पढ़ाना है। ठीक है, तो वो लर्निंग क्या कहलाती है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कहलाती है। क्लियर एवरीवन?
और कल से सुबह वाली दोनों क्लासेस लगेंगी तुम्हारी। अब एक बार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं ना सभी के? यस मैम। 6 क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड क्या होता है उसके ऊपर लिखना है। 7th क्वेश्चन है आपका टीचर टॉक क्या होती है इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है लेक्चर मेथड क्या है, इसके कोई 2 गुण बताइए, लेक्चर मेथड के बारे में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के 3 उपयोग बताइए, ठीक है, प्रैक्टिकल करके दे सकते हैं बच्चे। दूसरा उनकी कॉग्निटिव जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है, आसानी से समझ सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का अर्थ बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी किया है तो पीछे से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तो मैं और भी करवाऊंगी क्वेश्चन। अब देखो आज सारे इसके बाद शॉर्ट ही कर लो सारे, बाद में लॉन्ग के ऊपर आ रही हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया 10 तक। 11th वाला देखो, रिसर्च मेथड के प्रवर्तक कौन है और इसके 3 गुण बताइए। रिसर्च मेथड क्या होता है, जब हम किसी चीज की खोज करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी रिसर्च कहलाती है। तो रिसर्च के प्रमोटर कौन है भाई, J.S. ब्रूनर हैं। और इस मेथड का प्रयोग सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में यानी कि सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के तथ्यों को क्लियर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, रिसर्च मेथड का प्रयोग, ठीक है। आप जगह जगह से सर्च करते हो, ठीक है, या आप गूगल पे सर्च करते हो या किसी से हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हो तो वो रिसर्च मेथड कहलाता है। और इसके 3 गुण क्या है, विद्यार्थियों को क्रियाशीलता के लिए अवसर उपलब्ध कराना, स्वयं कार्य करके निष्कर्ष का प्रतिपादन करना और स्वयं रूप से चिंतन के अवसर उपलब्ध करवाना। यानी कि विद्यार्थियों को क्या है, एक तो रिसर्च मेथड के जरिए विद्यार्थियों को एक्टिव बनाना, ठीक है, खुद काम करके उसका रिजल्ट निकालना और डेमोक्रेटिक रूप से सोचने के अवसर उपलब्ध कराना, चिंतन के थिंकिंग के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। जब मैंने आपको दे दिया कि भाई आपको एक टॉपिक पे कल आपको सर्च करके लाना है तो इससे क्या क्या बढ़ेगा आपका, एक तो क्या है आप एक्टिव होके सर्च करोगे कि भाई मुझे तो ये करना पड़ेगा क्योंकि क्लास में मैडम पूछेगी आगे, फिर स्वयं आप कार्य करके उसका रिजल्ट निकालते हो। और तीसरा आप स्वतंत्र रूप से क्या है कोई भी टॉपिक चुन सकते हो या उसके बारे में खुद से लिख सकते हो। आगे है खेल मेथड का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्लेवे मेथड क्या होता है, जिसमें बच्चे को खेल खेल के अंदर सिखाया जाता है, ठीक है। इसके 2 लाभ हैं, बच्चे बालक की जो बेसिक ट्रेंड्स हैं उनके बारे में पता लगता है और खेल विधि बालक में सामाजिक विकास में सहायक है। तो ये था 12th क्वेश्चन। आगे है 13 क्वेश्चन, केंद्रीय केंद्रित विधि की 4 विशेषताएं बताइए। यह बाल केंद्रित शिक्षण है यानी कि एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड। एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड के बारे में बताना है। एक तो क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी करवाई जाती है तो बच्चों के लिए करवाई जाती है ऑफकोर्सली। यह विधि स्टडी में रोचकता उत्पन्न करती है। इस विधि द्वारा सब्जेक्ट मैटर का एसिमुलेशन संभव होता है, यानी कि एक चीज को सीख के उसी से एसिमुलेट करके उसी से जोड़ के नई चीज को सीखना, ये होता है आत्मसातीकरण एसिमुलेशन। यह विधि स्वयं अध्ययन में सहायक है। एक्टिविटी बेस्ड क्या है, सेल्फ लर्निंग में सहायक होती है, क्योंकि आपको कोई घर से एक्टिविटी करनी देती है, आप उसी में एक्टिव हो जाते हो, वो काम करना शुरू कर देते हो, ठीक है। आगे है प्रोजेक्ट मेथड की विशेषताएं बतानी है। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह फंक्शनल और क्रिएटिविटी दोनों तरह का होता है। यह विधि पिछड़े बालकों को भी अवसर प्रदान करती है और यह विधि विद्यार्थियों में तर्क चिंतन एवं निर्णय शक्ति का विकास करती है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट मेथड की 4 विशेषताएं। आगे है प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक वह होते हैं जो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं सामान्य से थोड़ा ऊपर लेवल होता है, वे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक बच्चा अपनी आयु के लेवल से बालकों की किसी योग्यता से अधिक हो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं देना है। यानी कि प्रतिभाशाली बालक कौन सा होता है, जो एवरेज बच्चों से काफी आगे होता है, अपनी आयु के बच्चों में भी, अपनी एज ग्रुप में भी वह सबसे इंटेलिजेंट होता है, तो वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है।
16 क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालक की 4 विशेषताएं बताइए। प्राय बालकों का आमतौर पर प्रतिभाशाली बालक उन परिवारों से संबंध रखते हैं जिसमें निरंतर कई पीढ़ियों तक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है। ठीक है, आगे प्रतिभाशाली बालकों का IQ 130 प्लस स्वीकार किया गया है कि प्रतिभाशाली बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में अध्ययन करने की योग्यता अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक किसी भी सब्जेक्ट पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये अटेंटिव रहते हैं क्लास के अंदर। IQ लेवल 130 प्लस होता है। सामान्य बालकों की तुलना में इनके अध्ययन करने की योग्यता अधिक होती है। एक आता है पिछड़े बालक कौन से होते हैं। तो पिछड़े बालक जिनका क्या होता है, IQ लेवल सामान्य बच्चों से कम होता है, वो सीखने में भी उनको कठिनाई आती है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पिछड़े बालक कहलाते हैं। ठीक है, पिछड़े बालक वह बालक है जो विद्यालय में पढ़ रहा है और कक्षा के कार्यों में अपनी उम्र तथा कक्षा के सामान्य सहपाठियों की तुलना में पीछे रह जाता है, तो वह पिछड़े बालक कहलाता है। पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं, साधारण पिछड़ापन और विशिष्ट। साधारण में क्या बेटा, बारिश आ गई। ठीक है भाई, साधारण और विशिष्ट। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही।